नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के भाग भूगोल के पाठ 1 को। और इस क्रम में हम भूगोल की पूरी किताब, अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीति यानी कि पूरा सामाजिक विज्ञान इस श्रृंखला में हम पढ़ेंगे एक के बाद एक, क्योंकि इस साल अपन को लाना है 100 में से 100 नंबर। तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे जुड़े रहिए ताकि आपको पूरी किताब यहीं पर एक जगह मिल जाए, आसान भाषा में, अपनी भाषा में सारी चीज़ें आसानी से समझाई जाएगी और आप उनको ध्यान रखिए। तो आज बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं पहला पाठ भूगोल का, श्री गणेश 1 का नाम संसाधन और विकास। तो शुरुआत यहीं से हो जाती है कहानी की कि यह संसाधन क्या होता है, क्या है यह संसाधन। साधन तो सुना था, पर ये संसाधन क्या है। संसाधन यानी कि प्रत्येक वह वस्तु जो आपकी आवश्यकता को पूरा कर दे। आपको भूख लग रही है, आप रोटी खा लीजिए, वो आपके लिए संसाधन है। आपको गर्मी लग रही है, आप पंखा चला लीजिए, वो पंखा आपका संसाधन है। आपको किसी से बात करनी है, आपके पास मोबाइल है, फ़ोन लगा लीजिए, वो मोबाइल आपके लिए संसाधन है। यानी कि प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वह संसाधन है। और इसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी काम में ली जाती है। प्रौद्योगिकी यानी कोई टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है और समाज उसको स्वीकार कर ले। तो क्या फ़ोन जो एक संसाधन है, हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, समाज ने उसको स्वीकार किया है, तभी वो एक संसाधन है। तो परीक्षा में पूछे कि संसाधन क्या है, तो उत्तर लिखना है प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर दे वह संसाधन है, तथा इसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और समाज ने इसको स्वीकार कर लिया हो। ऐसा नहीं कि हमने कोई चीज बनाई है और हम ही काम में ले रहे, कोई इसको स्वीकार नहीं करा, तब वो संसाधन नहीं होगा। तो एक पंक्ति की परिभाषा है, प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे वह संसाधन है और उसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी काम में ली गई हो तथा समाज द्वारा उसको स्वीकार कर लिया गया है, वो क्या है, संसाधन है। अगले बिंदु पर चलते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया किसके पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। हमारे जो पर्यावरण है उसमें कई सारी चीजें उपलब्ध हैं, उनको एक दूसरे में बदलने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। जैसे प्रकृति में हमारे पास उपलब्ध हैं कई सारी फसलें, तो वो तो प्रकृति हो गई। दूसरी बात, आप उन फसलों को, जैसे सोयाबीन हुई, आप उस सोयाबीन को लेकर तेल निकालने जा रहे हैं उसका, तो आप उसको किसी फैक्ट्री में ले जाओगे। फैक्ट्री में तो उसमें वो किसी मशीन के द्वारा उस सोयाबीन का तेल निकाला जाएगा, तेल बनाया जाएगा। तो वो जो मशीन है वो तो प्रौद्योगिकी हो गई, और आप जहां लेकर गए उस फैक्ट्री में वो एक संस्थान हो गया। तो कितनी बात हुई, प्रकृति यानी कि आपका खेत, दूसरी चीज प्रौद्योगिकी जहां उस यानी कि वो मशीन, और तीसरी चीज हो गई यहाँ पर वो फैक्ट्री। तो तीन चीजें काम आती है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदलने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, 3। कौन कौन सी, प्रकृति, दूसरा है प्रौद्योगिकी, और तीसरा कौन सा है, तो वो है संस्थान। तो 3 चीजें ध्यान रखिए, इस प्रश्न का उत्तर है। ये महत्वपूर्ण बातें छोटी छोटी जो परीक्षाओं में आ सकती है। अगला देखो, अगली बात लिखिए आपकी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हो तो, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन, कोई वस्तु संसाधन कब बनती है, जब अपन उसको काम में लेने के योग्य बना लेते हैं। जैसे कोई पत्थर पड़ा है तो अपने किसी काम का नहीं है, अगर किसी ने उस पत्थर को काट कर कोई बढ़िया सी उसकी पट्टी बना दी या फिर उसकी मूर्ति बना दी, तो हम सब उसकी पूजा करने लगेंगे। वो भी तो हमारी एक आवश्यकता है, धार्मिक आवश्यकता है, आस्था है, उसको पूरा कर रही है, तो वो मूर्ति भी एक संसाधन बन जाती है। तो ध्यान रखिए, कोई वस्तु संसाधन कब बनती है, जब उसे मानवीय क्रियाओं से जब वो गुजर जाती है या कोई टेक्नोलॉजी से वो गुजर जाती है। तो ये बात ध्यान रख लोगे कि संसाधन क्या है, मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। दूसरी बात, मानव स्वयं एक संसाधन है। हम भी तो किसी की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जैसे आप कक्षा 10वीं में हो और आप आज विद्यालय नहीं आए हो और आपके आचार्य जी ने एक अध्याय पढ़ा दिया है, तो आप क्या करोगे, दूसरे दिन किसी दूसरे व्यक्ति से कॉपी लेकर लिखोगे। तो आप, जिस व्यक्ति ने आपको कॉपी दी उसने आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर दी, तो वो भी तो एक संसाधन ही है। तो मानव स्वयं एक संसाधन है। आगे देखिए, अब संसाधनों को बांटते हैं कि कैसे अलग अलग तरह के संसाधन होते हैं। पहले शुरुआत करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह के संसाधन होते हैं, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। अभी आगे हम इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे, तो अभी केवल नाम ध्यान रखिए। उत्पत्ति के आधार पर कौन से हैं, जैव और
अजैव संसाधन। आगे दूसरा क्रम आता है समाप्यता के आधार पर, यानी कि लिमिट के आधार पर। तो एक तो वो संसाधन जिनकी लिमिट खत्म हो जाती है, और एक वो संसाधन जिनकी लिमिट कभी खत्म नहीं होती, यानी कि नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। ये दो संसाधनों के प्रकार है समाप्यता के आधार पर। आगे है स्वामित्व के आधार पर, मालिक के आधार पर, कौन किसका मालिक है। तो इसके आधार पर कैसे बांटेंगे, या तो एक तो कोई चीज है जो केवल मेरी हो सकती है या केवल आपकी हो सकती है, तो वो होती है व्यक्तिगत। कोई चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिस पर सभी का अधिकार है, पूरे समाज का अधिकार है, वो होती है सामुदायिक। और होती है राष्ट्रीय, जो पूरे देश की संपदा हो, और जो देश के बाहर की चीजें हो वो अंतर्राष्ट्रीय। तो चार बातें हो गई, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये हैं स्वामित्व के आधार पर। और अंतिम जो यहाँ बचता है वह है विकास के आधार पर, यानी कि संभावित, विकसित, भंडार और संचित कोष। ये चार प्रकार विकास के आधार पर हो गए। अब आइए इनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं, इनका एक एक शब्द पढ़ते हैं ताकि कोई प्रश्न हमसे नहीं छूटे, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं 100 में से 100 अंक के लिए। तो शुरुआत करते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों की। पहला प्रकार आता है जैव। जैव जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वह संसाधन जिसके अंदर जीवन विद्यमान हो, वो सब क्या है, जैव संसाधन। जैव संसाधन की परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, वह संसाधन जिनके अंदर जीवन हो वह जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हैं, इसके अंदर जीवन है, पशु हैं, मछलियां हैं, वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या हैं, जैव संसाधन। आसान सी बात थी। दूसरा प्रकार है अजैव संसाधन। अजैव यानी कि वे संसाधन जिनके अंदर जीवन विद्यमान नहीं है, जीवन नहीं है, वो सब अजैव संसाधन हैं। जैसे कि पत्थर, पत्थर तो जानते हो, भाटे, पत्थर, चट्टाने और धातुएं, ये सब क्या हैं, अजैव संसाधन हैं। अब चलते हैं दूसरे और महत्वपूर्ण प्रकार की ओर, वो है समाप्यता के आधार पर। और पहला प्रकार आता है नवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य अर्थात वे संसाधन जो कभी समाप्त ही नहीं होते हैं, वो आते हैं नवीकरण योग्य संसाधन में। यानी कि कौन से संसाधन, वे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं और जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा में आपने आज बैटरी चार्ज कर ली सूर्य की ऊर्जा से, कल फिर सूर्य आएगा, फिर से चार्ज कर सकते हो। हवा आज चल रही है, कल भी चलेगी। तो ये सारे क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन है। आप इनमें देखें तो हवा है, पानी है, मिट्टी है और सौर ऊर्जा है। ये सब कौन से संसाधन है, नवीकरण योग्य संसाधन है। हवा, पानी, मिट्टी, सौर ऊर्जा, ये सब नवीकरण योग्य संसाधन है। और एक अति महत्वपूर्ण बात जो यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, नोट में लिखी हुई है, नवीकरण योग्य संसाधनों को सतत और प्रवाही संसाधन भी कहा जाता है। और यहाँ आप सतत और प्रवाही को अंडरलाइन किया गया है। आप भी अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी पुस्तिका में अगर ये नोट्स लिख रहे हैं तो वहां इन चीजों को अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि विगत परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है वहां ऐसी ही छोटी छोटी लाइनों से प्रश्न उठाकर पूछे गए हैं। तो हम तो तैयारी कर रहे हैं 100 में से 100 की, तो हम तो एक एक शब्द, एक एक अक्षर पढ़ेंगे। तो आप यहाँ लिख लीजिए, नवीकरण योग्य संसाधन को सतत और प्रवाही संसाधन में विभाजित किया गया है। ये सतत और प्रवाही संसाधनों में आते हैं, इनको ऐसा बांटा है। आगे है अनवीकरण योग्य संसाधन, यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो सीमित मात्रा में है, जो लिमिटेड हैं, जिनका डेटा जल्द ही समाप्त होने वाला है, वो संसाधन आते हैं नवीकरण योग्य संसाधन में। जैसे इनको गैर नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, क्योंकि इनको आप पुनः उपयोग में नहीं ले सकते। जैसे आज आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, आप कहीं गाड़ी घुमा कर ले आए, तो ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी में कल वापस पेट्रोल आ जाएगा। जब तक कि आप नया पेट्रोल नहीं डलवाओगे उसमें पेट्रोल नहीं आएगा। यानी कि एक बार जो पेट्रोल खत्म हो चुका है वो दूसरी बार नहीं आएगा। तो आगे देखते हैं, इनको बनने में कई लाखों वर्ष लग जाते हैं। जब लाखों वर्ष लग जाते हैं, प्रोसेस धीमी है, तो इनको अनवीकरण योग्य मान लिया गया है। इनमें से कुछ संसाधन जैसे कि धातुएं पुनः चक्रीय हैं, यानी कि इनमें से जो कुछ संसाधन है वो कैसे हैं, वो पुनः चक्रीय हैं। इनमें से कुछ संसाधन पुनः चक्रीय है, ध्यान रखना। और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, ये अचक्रीय है, यानी कि कुछ तो जो है पुनः चक्रीय हैं और कुछ हैं अचक्रीय हैं, ध्यान रखना। और उदाहरण देखिए, कोयला, पेट्रोलियम आदि। तो देखते हैं अब अगले प्रकार को। अगला प्रकार है स्वामित्व के आधार पर, हक के आधार पर, अधिकार के आधार पर। और स्वामित्व के आधार पर पहला प्रकार है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत क्या होते हैं, कोई चीज मेरी है तो केवल मेरी चीज है,
जो आपकी है वो केवल आपकी है, यानी कि जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है वह होते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे वे संसाधन जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं और कोई अन्य व्यक्ति उनका उपयोग नहीं कर सकता। जैसे आपका मोबाइल है, आप किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि आप कहोगे कि आपका नेट वो ख़त्म कर देगा, आपके जो 1.5 GB डेटा आता है वो कोई ख़त्म कर देगा। तो यानी कि आपका मोबाइल केवल आपका है, यानी कि आपका वो व्यक्तिगत संसाधन है। दूसरे प्रकार में आते हैं सामुदायिक संसाधन, यानी कि वे संसाधन जिनका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं। जैसे आपके गाँव में तालाब होगा, सभी लोग वहाँ से अपने पशुओं को पानी पिला सकते हैं, अपने सिंचाई के लिए वहाँ से पानी अपने खेतों तक ले जा सकते हैं। तो वो है सामुदायिक संसाधन, यानी कि कई ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं इनमें जो संभावित रूप से समुदाय की मदद करती है या सभी अब उनको काम में ले सकते हैं। जैसे कि गांव में कोई ऐसी ज़मीन पड़ी हो सरकारी, तो सभी जाकर उसको काम में ले लेंगे। तीसरा प्रकार आता है राष्ट्रीय संसाधन। इसमें वो चीज़ें आती है जो देश की है, सरकार की हैं और वो राष्ट्रीय संपदा है, वो सारी चीज़ें आती है राष्ट्रीय संसाधन में। जैसे कि सरकार ने सड़कें बनाई तो सरकार की संपदा है, सरकार की संपदाओं में आती हैं सड़कें। जैसे नदियां हैं, प्राकृतिक है, किसी का अधिकार नहीं है, तो ये राष्ट्र की संपदा है। तालाबों पर ये राष्ट्र की संपदा है। बंजर भूमि है वो राष्ट्र की संपदा है। खनन क्षेत्र हैं, तेल उत्पादन है, ये सारी राष्ट्र की सीमा है। और एक और अन्य महत्वपूर्ण बात, जो देश की जो सीमा है, बाउंड्री है, इसके अलावा जो समुद्र है, उस समुद्र में भी 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील मतलब किलोमीटर के हिसाब से 22.2 किलोमीटर तक जितनी चीज़ें हैं उन पर सरकार का पूरा अधिकार है, जो चाहे वो कर सकते हैं। वैसे इसकी लिमिट 200 किलोमीटर तक होती है, लेकिन पूर्ण अधिकार की दृष्टि से केवल 22.2 किलोमीटर है। और नॉटिकल मील जो है ये समुद्री दूरी मापने की एक इकाई है। तो आप इतनी बातें यहाँ से ध्यान रख सकते हो किसके बारे में, राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। अगली बात जानिए आप, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या हैं। तो सुनिए, जिन संसाधनों का नियंत्रण कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था कर रही है, कोई बाहर का देश उस चीज़ पर नियंत्रण रख रहा है, तो वो आएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में। उदाहरण के लिए समुद्र को ले लीजिए। समुद्र पर 200 मील तक, 12 किलोमीटर तक, तो 12 नॉटिकल मील तक तो अपने देश का अधिकार है संपदा पर, और खूब से खूब ओवरऑल मिलाकर 200 किलोमीटर तक अधिकार है। तो किसी भी देश का जो उस संपदा पर नियंत्रण है, समुद्र पर नियंत्रण है, वो ओवरऑल कितना है, 200 किलोमीटर है। जहां उस देश की जमीन खत्म हो रही है वहां से 200 किलोमीटर समुद्र तक जो फैला हुआ है उस पर उस देश का अधिकार होता है। यहाँ आया है एक शब्द, आपको ध्यान रखना है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अपनी कक्षा 10 की भूगोल की किताब में शब्द दिया गया है, तो इसका अर्थ जान लेते हैं। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? अंग्रेजी वाले इसे EEZ कहते हैं, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसको कहा जाता है। तो ये 1982 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में स्थापित एक अवधारणा है, एक नियम है, एक कानून है। ये बनाया गया था बाउंड्री तय करने के लिए। कब बनाया गया था? 1982 में बनाया गया था। और किसके संबंध में बनाया गया था? समुद्र के संबंध में बनाया गया था। जितनी बातें आपको इससे ध्यान रखनी है, ये परीक्षा में आती है। आगे ध्यान रखिए, भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र आज दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार रखता है। जो भारत का जो अपवर्जक क्षेत्र है, EEZ जो जोन बनता है, यानी कि भारत अब अपनी जो जमीन है इसके अलावा समुद्र में भी जो उसका जितना क्षेत्र बन रहा है, जैसे 12 किलोमीटर तक तो पूर्ण अधिकार, और असामान्य रूप से जो अधिकार है वो 200 किलोमीटर तक है। तो वहाँ की चीज़ों पर भारत अपने जो भी आवश्यकता हो वो काम वहाँ पर कर सकता है बिना किसी को पूछे। अगर आगे काम करेगा तो पूरे राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय जगत है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इतनी बात आपको ध्यान रही होगी। आगे चलते हैं, विकास के स्तर के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे? तो पहला है संभावी। संभावी मतलब क्या है? ऐसे संसाधन जो किसी जगह पर उपलब्ध हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। कई सारी चीजें हैं जो उपलब्ध तो हैं लेकिन हमने उनका अभी तक उपयोग नहीं किया है, वह संभावित संसाधनों में आते हैं। यानी कि किसी जगह पर रोटी रखी हुई है, हमें याद है कि वहाँ रोटी है लेकिन हमने अभी तक उसको खाई नहीं है, जबकि हम अपन को भूख लग रही है, और भूख जो लग रही है उस आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगी? रोटी करेगी। और अपन को पता भी है कि उस जगह पर रोटियां रखी हुई है लेकिन हमने नहीं खाई है, तो वो रोटी अब किस में आएगी? संभावित संसाधन में आएगी। यानी कि हमें पता है कोई चीज़ उपलब्ध भी है लेकिन हमने उसको अभी तक काम में नहीं लिया है। आगे देखिए,
जैसे राजस्थान और गुजरात है, यहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा लगाने की अपार संभावना है। अगर आप वहाँ पवन जो चक्कियाँ लगा दो तो हवाएं बढ़िया चलती है, तो उनसे ऊर्जा बन सकती है। और एक और आप सौर पट्टियाँ वहाँ लगा दो, क्योंकि वहाँ सूर्य की गर्मी ज़्यादा रहती है, तो जल्दी वो बैटरियाँ चार्ज हो जाएगी, यानी कि सौर उत्पादन का जो काम है वो अच्छे से चलेगा। लेकिन वो अभी तक वहाँ लगाई नहीं गई है उतनी मात्रा में, इसलिए आप यहाँ कह सकते हो कि ये संभावित संसाधन है। एक और चीज़ ध्यान रखिए, विकसित संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिनका पता लगाया जा चुका है, उनकी गुणवत्ता भी जांच ली गई है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। हमने पता लगा लिया कि उस जगह पर ये इतने संसाधन उपलब्ध हैं, इतना तेल उपलब्ध है और ये तेल अच्छी क्वालिटी का है, हमने देख लिया है। और हमने यही पता लगा लिया कि उस वहाँ ज़मीन में उस कुएं के अंदर कितना तेल है, ये भी अपने पता लगा लिया है, तो वो आएगा विकसित संसाधन। आगे एक और चीज़ आती है भंडार, जो हमने प्रकार पढ़े हैं उसमें भंडार आता है। भंडार माने वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में आप उसे बाहर नहीं ला सकते। अभी देखा अपन ने विकसित संसाधन। विकसित संसाधन में अपन को पता है कि यहाँ पर संसाधन है और इतनी सारी मात्रा में, जैसे तेल है, और इस तेल को अपन निकालने के लिए ये इतनी क्वालिटी का तेल है, अच्छा तेल है और इतनी मात्रा में है, अपन ने पता लगा लिया, लेकिन निकाला नहीं है अभी तक, वो आएगा विकसित में। लेकिन आप निकालना चाहते हो वहाँ से उस तेल को, लेकिन आपके पास उसका टेक्नोलॉजी नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि उसको कैसे निकाले, तब वो आएगा भंडार में। बाहर नहीं निकाल सकते तो वो भंडार में आएगा। और फाइनल जो लास्ट है वो है संचित कोष। संचित कोष क्या है कि वह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है ये भी, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु अभी नहीं लाया। देखो, अगर किसी चीज़ को, जैसे ज़मीन में कोई खनिज मिला, आपको सोना मिला है, आप उस सोने को निकालना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे निकालना है, तब तो वो क्या कहलाएगा? भंडार। लेकिन आपको पता है कि सोने को कैसे निकालते हैं, फिर भी आप उसको नहीं निकाल रहे हो, वो आएगा संचित कोष में। दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान रह जाएगी। भंडार में क्या है? आपको कोई संसाधन मिला है, कोई सोना मिला है ज़मीन से, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसे ज़मीन से कैसे निकालते हैं, तब तो वो आएगा भंडार में। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ मिल गई है और आपको पता भी है कि इसको कैसे निकालना है और आप उसे फिर भी नहीं निकाल रहे हैं, तो वो आएगा संचित कोष में। तो आपको इतनी बातें ध्यान रही होगी। अब आगे चलते हैं अगले बिंदु पर, संसाधनों का विकास। संसाधनों के विकास में जो हम पहली बात पढ़ेंगे वो है कि संसाधन प्रकृति की देन है, और इस बात को लिखकर प्रकृति को अंडरलाइन कर दीजिए। संसाधन किसकी देन है? प्रकृति की देन है। संसाधनों का भी जो है वो आंख बंद करके इसका उपयोग किया जा रहा है। तो संसाधनों का अगर अंधाधुंध उपयोग होता रहा तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होगी, या अभी उत्पन्न हो चुकी है वो, तो कौन कौन सी समस्याएं भी उत्पन्न हो चुकी है। तो पहली समस्या है कि कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का नुकसान हो रहा है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लालच की वजह से संसाधनों का नुकसान हो रहा है, जैसे कि पेड़ है। अब पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, परंतु कुछ व्यक्ति लालची व्यक्ति हैं जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो पहली बात क्या हुई? तो कुछ लालची व्यक्तियों के कारण संसाधनों का नुकसान हुआ है। और दूसरी बात जो यहाँ है, संसाधनों का बंटवारा हो चुका है। कुछ लोगों के पास बहुत अधिक संसाधन है और कुछ लोगों के पास बहुत कम संसाधन है। जमीन के मामले में देख लीजिए, किसी एक व्यक्ति के पास 200 बीघा जमीन है और किसी एक व्यक्ति के पास 2 बीघा जमीन भी नहीं है। तो जमीन भी क्या है, भूमि भी क्या है, एक संसाधन ही है। तो इससे जो संसाधनों से व्यक्ति जो है दो भागों में बढ़ चुके हैं। पहले हैं संसाधन संपन्न व्यक्ति और दूसरे हैं संसाधनहीन व्यक्ति। एक प्रकार के व्यक्ति तो वो जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, और दूसरे वो जिनके पास संसाधन ही नहीं बचे हैं। आगे देखिए, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियों में संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तपन, ओजोन परत का अपक्षय यानी कि ओजोन परत का हानि, नुकसान होना, और पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि का खराब होना। ये सारी चीजें किसके कारण आ रही है? संसाधनों के ज्यादा उपयोग से या अंधाधुंध उपयोग से। वैश्विक तपन यानी कि भूमंडलीय तपन यानी कि पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ने के कारण बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ पिघलते जा रहे हैं, जिससे समुद्र में पानी बढ़ता जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि वो पानी नगरों के अंदर घुसने लगेगा। दूसरी स्थिति है पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तीसरी स्थिति जमीन खराब होती जा रही है। तो ये 3-4 बातें हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न क्या था कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो पहला, कुछ लालची व्यक्तियों के कारण संसाधनों का नुकसान हुआ है। दूसरा, कुछ
जो है संसाधनों का बंटवारा हो चुका है। तो दो भागों में, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन। और तीसरी बात है, संसाधनों का अधिक उपयोग होने से वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे कि भूमंडलीय तपन, ओजोन परत का अपक्षय और पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि चीजें उत्पन्न हुई है। आगे देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है, तो इसका जान लीजिए। इसका मतलब होता है ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाता है। यानी कि आप कोई काम कर रहे हो तो ऐसा काम करो जिसमें पर्यावरण का नुकसान ना हो। आप सड़क भी बना रहे हो तो उसमें ऐसे रास्ते और ऐसे चीजें ढूंढने का प्रयास करो ताकि कम से कम पेड़ कटे। तो यानी कि ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाता है, वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये बात ध्यान रखिए। और इसमें अपन किसी चीज को अगर काम में भी ले रहे हैं तो उस चीज को इस प्रकार काम में लो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बची रहे। अगर आप पेड़ काट रहे हो तो पेड़ लगाओ, ये है सतत पोषणीय विकास। क्योंकि आपको आवश्यकता है लकड़ी की तो आप पेड़ काट लीजिए, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आप जितने पेड़ काट रहे हैं उनसे कहीं अधिक पेड़ लगाइए ताकि उनमें से जो पेड़ खत्म होने के बाद भी जो बचे वो इतने बच जाएं कि बाद वाली पीढ़ियां उनका उपयोग कर सके। तो आपको समझ में आया होगा सतत पोषणीय विकास क्या है। तो ऐसा विकास जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना किया जाता है, वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अगला और अति महत्वपूर्ण बिंदु है रियो डी जेनेरो क्या है। रियो डी जेनेरो क्या है, तो मैंने इसके बारे में अच्छे से ये सामने लिखा हुआ है। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। जैसे पहली बात लिखी है कि ये कब आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था जून 1992 में। ये पृथ्वी सम्मेलन था और इसमें पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए इसमें कई सारी योजनाएं बनाई गई थी। दुनिया के कई सारे देश इसमें एकत्रित हुए थे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कब आयोजित हुआ था, जून 1992 में। कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरो शहर में। और ये रियो डी जेनेरो शहर कहाँ पड़ता है, ब्राजील में पड़ता है। क्या था ये, तो ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। किसका, पृथ्वी का। तो पृथ्वी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में। कब आयोजित हुआ था, जून 1992 में। इतनी बातें ध्यान रखी होगी। अब ये क्या था इसका उद्देश्य, अगर ये पूछे रियो जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ या जो रियो डी जेनेरो था, इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका उत्तर होगा पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण में जो जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जो जो नुकसान हो रहे हैं, उनमें से उससे पर्यावरण को बचाना, सुरक्षित रखना। और समाज का विकास कैसे हो, समाज का और आर्थिक विकास कैसे हो व्यक्ति का, इन चीजों को ध्यान में रखकर यह सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन में इन सारी बातों को लेकर एक चार्जशीट, एक कार्यसूची भी बनाई गई थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसे एजेंडा 21 कहा गया था। तो इतनी बातें ध्यान रह गई। अब आगे ध्यान रखना किस मामले में इसमें घोषणा की गई थी, तो भूमंडलीय वन सिद्धांत पर इसमें घोषणा की गई थी। अति महत्वपूर्ण बात है कि रियो डी जेनेरो सम्मेलन में किस बात की घोषणा की गई थी, तो भूमंडलीय वन सिद्धांत की घोषणा की गई थी। एक और बात इसमें कि 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए किसे स्वीकृति दी थी, तो स्वीकृति दी थी एजेंडा 21 को। एजेंडा मतलब होता है किसी भी कार्य को एक नियोजित ढंग से करना। एजेंडा मतलब किसी भी कार्य को एक प्लानिंग के तहत करना, वो एजेंडा कहलाता है। तो एजेंडा 21 यहाँ शब्द आया है, किससे संबंधित है, रियो डी जेनेरो से संबंधित है। रियो डी जेनेरो क्या है, तो यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है। ये कब आयोजित हुआ था, तो ये जून 1992 में आयोजित हुआ था। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित हुआ था। यह शहर किस देश में पड़ता है, तो यह शहर ब्राजील देश में पड़ता है। और ये क्या है, तो ये पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक तथा आर्थिक विकास के बारे में एक योजना थी, एक बैठक थी। और इसमें किसके बारे में घोषणा की गई थी, तो भूमंडलीय वन सिद्धांत के बारे में इसमें घोषणा की गई थी। अब आगे की बात पढ़िए, एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 इस सम्मेलन में जब बहुत सारे लोग बैठे थे, उन्होंने ये तय किया था कि जैसे जमीन खराब हो रही है, तो जमीन को खराब ना हो इससे बचाने के लिए कौन कौन से कार्य करें, तो वो सारे कार्य लिख लिए गए। जैसे वनों के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख ली गई। व्यक्ति का आर्थिक विकास कैसे हो, किसी व्यक्ति के पास उसकी इनकम कैसे बढ़े, इसके बारे में भी कई सारी बातें लिख ली गई। सामाजिक विकास कैसे हो, उसके रहने के तौर तरीकों में बदलाव कैसे आए, सारी बातें लिख ली। ऐसे मिलाकर 21 बातें लिखी गई थी। तो उन 21 बातों की जो सूची बनी थी, वो कार्य सूची, उसको एजेंडा 21 कहा गया था। तो यहाँ जो प्रश्न लिखा है इसका उत्तर है, यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य है समान हित, सबके हितों को ध्यान में रखा जाए, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो। दूसरी बात, पारस्परिक आवश्यकता, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझे और उनको लोग पूरा करें।
और तीसरी बात लिखिए सम्मिलित जिम्मेदारियां। अगर कोई काम अच्छा हुआ है तो उसके लिए उसका श्रेय भी सभी व्यक्तियों को जाएगा, और कोई काम बुरा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी सभी व्यक्तियों को लेनी पड़ेगी। इन तीन बातों के ऊपर और आगे है विश्व के सहयोग से पर्यावरण की जो क्षति हो रही है उस क्षति को रोकना, गरीबी को मिटाना और रोगी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को खत्म करना, ये सबकी जिम्मेदारी है। ऐसी सारी बातें लिखी गई थी, कुल बातें थी 21, इसलिए उसे कहते हैं एजेंडा 21। एजेंडा मतलब कि किसी प्रायोजित ढंग से किया गया कोई कार्य, कोई योजना होती है, और ऐसी 21 बातें थी, इसलिए इसे एजेंडा 21 कहा गया था। ये किससे संबंधित था? तो ये समान हितों से, पारस्परिक आवश्यकताओं से और सम्मिलित जिम्मेदारियों से ये संबंधित था। इसमें विश्व के सहयोग द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगियों से निपटाने का आह्वान किया गया था, या ऐसी योजनाएं बनाई गई थी। इतनी बातें ध्यान रखी होगी। एक और बात यहां से ध्यान रख के जाइए कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना एक एजेंडा 21 तैयार करे, ऐसी उसमें अपेक्षाएं की गई थी। हर संस्थान, हर विभाग अपने लिए एक एजेंडा 21 तैयार करे। तो इतनी बातें थी। अब पढ़ते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक अच्छा टॉपिक है। इसमें क्या आता है? संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, संसाधनों के बारे में प्लानिंग करना है कि कैसे उनको आगे से आगे अच्छा रखा जा सके। ये एक तरह की टेक्निक है, या यूं कहे कि एक तरह का स्किल है। तो इसकी परिभाषा भी देखिए आप, मैंने लिखने का प्रयास किया है। संसाधन नियोजन एक तकनीक है, या कहें कि संसाधनों के समुचित उपयोग का एक कौशल है। इन जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ये एक कौशल है। जैसे हमारे पास पंखा है, कब चलाना है? सर्दियों में भयंकर सर्दी पड़ रही है, आप पंखा चला के बैठ जाओ, क्या उस संसाधन का आपने उचित उपयोग किया? नहीं किया, मर जाओगे ऐसे करोगे। तो जैसे जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उसका उपयोग कैसे लेवें, वो है संसाधन नियोजन। तो अब हमारे देश में अलग अलग तरह के राज्य हैं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। उनकी दृष्टि से देखें तो हर जगह अलग अलग तरीके के जो है खनिज मिलते हैं। जैसे आप बात करें झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन जगहों पर खनिज और कोयला बहुत उपलब्ध है। जा रहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से खनिज और कोयला लेकर आ जा, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। जा रहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से खनिज और कोयला लेकर आ जा, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में क्या मिलता है? खनिज और कोयला। दूसरी बात देखिए, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है जल संसाधन, यानी कि यहाँ पानी बहुत है। पानी तो आप कहोगे कि हमारे यहाँ भी है, लेकिन यहाँ आवश्यकता से अधिक ही है। बाढ़ें आती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वहाँ, इसलिए कई सारे लोग तो वो असम और अरुणाचल प्रदेश के आसपास वाले लोग तो बांस के घर बनाकर भी रहते हैं। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में किस संसाधन की ज़्यादा है उपलब्धता? तो वो है जल संसाधन, लेकिन यहाँ मूल विकास नहीं हो पाया है। जैसे पानी तो बहुत है यहाँ, लेकिन और प्रकार का जो विकास चाहिए वो यहाँ पर नहीं हुआ है। और आगे देखिए राजस्थान, अपने राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जो संसाधन हैं इनकी उपलब्धता है, अपन आगे भी पढ़ा है। यहाँ के ये भंडार हैं, अगर आप यहाँ इन चीज़ों को लगाओगे तो बहुत विकास होगा, लेकिन यहाँ जल की कमी है। उधर अरुणाचल प्रदेश में आवश्यकता से अधिक जल है, लेकिन राजस्थान में बहुत कमी है जल की। और राजस्थान में एक क्षेत्र पड़ता है जैसलमेर जिले में समगांव, उस समगांव को तो वनस्पति विहीन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, ये वनस्पतियाँ ही नहीं है। आगे अंतिम बात ध्यान रखिए, लद्दाख। लद्दाख जो है ये शीत मरुस्थल का प्रदेश है और देश के अन्य भागों से ये कटा हुआ है, जबकि सांस्कृतिक दृष्टि से आप देखिए तो बहुत संपन्न है ये, लेकिन अन्य चीज़ों में विकास के अन्य जो पक्ष हैं उनमें ये पिछड़ा हुआ है। तो इतनी बात है आपके समझ में आई। अब बात करते हैं संसाधन संरक्षण के बारे में। संसाधन संरक्षण क्या है? संरक्षण मतलब क्या होता है? बचाव। अब ये शब्द जहाँ जहाँ भी भूगोल में आया, क्योंकि बहुत सारी बार आएगा ये। संरक्षण का मतलब आप ध्यान रखिए बचाव करना या सुरक्षित रखना, जैसे भूमि संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, ये सारी बातें जो इसके साथ जुड़कर आएगी। वन संरक्षण, तो आप इनको ध्यान रखिए। संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना या सुरक्षित रखना। तो यहाँ आया है संसाधन संरक्षण, इसकी परिभाषा जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर, संसाधनों का उचित प्रबंध ताकि जल, भूमि और वनस्पति एवं मृदा इसका इस प्रकार प्रयोग करना कि भावी पीढ़ियों के लिए इनको बचाकर रख सकें। जैसा सतत पोषणीय विकास में पढ़ा, वैसे की वैसी इसकी परिभाषा है कि जो आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं, आप उन संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग कीजिए कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आप उसको बचाकर रख सके, सुरक्षित रख सके। अब देखिए आप, महत्वपूर्ण बात शुरू होती है। भू संसाधन, भूमि, धरती, ये एक संसाधन है। लगभग हमारी हर आवश्यकता तो धरती ही पूरा कर रही है, तो धरती यानी कि भूमि भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है।
और पहली पंक्ति ध्यान से देखिए, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इस प्राकृतिक को आप यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए। और आगे देखिए, प्राकृतिक वनस्पतियां हुई, वन हुआ, मनुष्य का जीवन हुआ, सारी आर्थिक क्रियाएं हैं, परिवहन है, सड़क हैं, संचार की सारी व्यवस्थाएं, ये सब कुछ किस पर निर्भर करती है? धरती पर। इसलिए धरती यानी कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आगे की जो बात है इसमें अंडरलाइन करना, अब भूमि एक सीमित संसाधन है। इस सीमित को अंडरलाइन कर दीजिए। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? सीमित। या सीमित, फिर ऊपर अपने पढ़ा भी, भूमि किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। जितनी बातें ध्यान रही होगी इसके लिए, इसलिए हमें इसका उपयोग जो है सावधानी से करना चाहिए। जमीन भूमि लिमिटेड है। आगे और बातें, गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा था? तो गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ हैं, बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन किसी लालच की संतुष्टि के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। यानी कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब था कि हम किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम उसको उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति लालची हो जाए तो हम उसके लालच को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए गांधी ने कहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ये बात आप स्टेटमेंट यहाँ से नोट कीजिए और इसको ध्यान रखिए। अगली जो बातें हैं, कुछ 3-4 बातें लिखेंगे अपन यहाँ, वो अति महत्वपूर्ण बातें हैं। आप देखिए, पहली बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में किसने की थी? व्यवस्थित ढंग से संसाधनों के संरक्षण, कि संसाधनों को बचा लिया जाए, इस बात के लिए वकालत किसने की थी? यानी कि ये बात सबसे पहले किसने रखी थी? तो ये बात रखी थी क्लब ऑफ रोम ने। 1968 में किसने रखी थी? क्लब ऑफ रोम ने। दूसरी ओर बात देखिए, 1974 में सुमेसर, तो व्यक्ति हुआ होगा सुमेसर, ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल, क्या किताब का क्या नाम है? स्माइल इज ब्यूटीफुल। तो दो तरीके से प्रश्न बन जाता है, स्माइल इज ब्यूटीफुल का लेखक कौन है? सुमेसर है। और 1974 में इन्होंने संसाधन संरक्षण पर गांधी जी के दर्शन की पुनरावृत्ति की थी। गांधी जी का दर्शन क्या था? कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। उसी बात को, उसी दर्शन को, यानी कि लालच हम पूरा नहीं कर सकते हैं, हम केवल आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। उस बात का दोहरान अपनी किताब स्माइल इज ब्यूटीफुल में किसने किया था? सुमेसर ने किया था। कब किया था? 1974 में किया था। अति महत्वपूर्ण ये बात यहाँ से बन जाती है। अगली एक और बात ध्यान रख के जाइए, 1987 की बात है, जो ब्रूडलैंड आयोग है, इसके द्वारा सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। तो किस आयोग के द्वारा सतत विकास, जो सतत पोषणीय विकास है, उसकी अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए। IMP जो भी आप लिखना चाहे इसके ऊपर लिख लीजिए। 1987 में ब्रूडलैंड आयोग द्वारा सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। यानी कि सतत पोषणीय विकास जो रियो डी जेनेरो सम्मेलन जून 1992 का मुख्य मुद्दा था, उसकी संकल्पना किस आयोग ने दी थी? तो ब्रूडलैंड आयोग ने दी थी। कब दी थी? 1987 में दी थी। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था संसाधन संरक्षण की इसमें वकालत की गई थी आगे। फिर उसके बाद में यह रिपोर्ट आई थी हमारा साझा भविष्य शीर्षक से। यानी कि जो ये ब्रूडलैंड आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट किस शीर्षक से प्रस्तुत की थी? शीर्षक यानी कि टाइटल क्या था इसका? तो इसका टाइटल था हमारा साझा भविष्य। आगे बात करते हैं, भारत में जितनी जमीन उपलब्ध हैं उसकी कुल सूचित जमीन जो है, जो डेटा में है, उसके हिसाब से 54% भूमि पर ही खेती की जा सकती है। कितने प्रतिशत? 54%। ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है। आगे हैं पंजाब और हरियाणा की जो कुल ज़मीनें हैं, वहाँ 80% भूमि पर खेती की जा रही है, अभी भी की जा रही है, खेती होती है। जबकि अपना अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है और अंडमान निकोबार हैं, यहाँ तो 10% क्षेत्र पर भी खेती नहीं होती है। तो कहाँ 80% होती है? पंजाब हरियाणा में। और कहाँ 10% से भी कम होती है? अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम भागों में खेती की जाती है। आगे और बातें ध्यान रखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी। उस वन नीति में तय किया गया था कि देश की कुल जितनी जमीन है, उस कुल जमीन के 33% भाग पर वन होना चाहिए। 33% भाग पर वन होने चाहिए।
लेकिन अभी जो 2021 में जो रिपोर्ट आई है, जिसके संशोधित डेटा 2024 तक आ रहे हैं, उस वाली रिपोर्ट के हिसाब से तो भारत में 24.62% भाग पर ही वन है। तो क्या जितनी लिमिट थी उतनी लिमिट में वन बचे हैं क्या? 33% होने चाहिए थे, और अभी कितने हैं? 24.62% अभी वन है। तो यानी कि जितने चाहिए उससे बहुत कम वन है। आगे देखिए, घेर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, यानी कि ऐसी जमीन जो खेती नहीं की जाती है, उस पर क्या क्या किया जाता है? तो पहला, बस्तियां बसाई जाती है, गांव शहर नगर बसाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, रेल लाइन बिछा दी जाती है, फैक्ट्रियां लगाई जाती है। घेर कृषि यानी कि कृषि के अलावा भूमि किस किस प्रयोजन से, किस किस उद्देश्य से काम में ली जाती है? सड़कें बनाने में, रेल लाइन बनाने में, उद्योग स्थापित करने में और बस्तियां बसाने में ये काम में ली जाती है। अब कुछ और बातें ध्यान रखिए, भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हैं। यानी कि निम्नीकृत भूमि कितनी है? कुल संख्या में पूछे तो 13 करोड़। निम्नीकृत मतलब यानी कि जो भूमि खराब होती जा रही है वो कितनी है? 13 करोड़। इसमें से लगभग 28% भूमि वनों के अंतर्गत आती है और 56% जो है वो जल द्वारा अपर्दित हो रही है, और कुछ जो बचा हुआ है वो लवणीय और क्षारीय है। तो ये डेटा आप यहाँ से नोट करते जाइए। अब करते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु। अगला बिंदु है संसाधन। भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन ही पढ़ रहे हैं, अब भारत में इसकी क्या स्थिति है जल्दी से इसको देख लेते हैं। इसमें पहली बात ध्यान रखिए, संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों को ध्यान में रखा जाए। आप जो भी योजना बना रहे हैं उसमें यह भी तय कर ले कि हमारे पास इस चीज को पूरा करने की टेक्नोलॉजी है भी या नहीं है, क्योंकि अपन बहुत सारी बार योजना बनाकर बैठ जाते हैं और उसके लिए जो आवश्यक चीजें चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आगे चलकर फिर वो योजना विफल हो जाती है। तो आप जो भी काम करने बैठ रहे हैं, जो भी संसाधनों को निकालने के लिए या नए संसाधन डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए जो भी योजना बना रहे हैं, उसमें पहले ये तय कर लें कि इसके लिए जो आवश्यक मूलभूत चीजें चाहिए वो हमारे पास है या नहीं है। आगे जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी तो उस प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में संसाधन नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य रखा गया था कि भारत के अंदर जितने भी संसाधन हैं उनका नियोजन कैसे किया जाए। दूसरी बात यहाँ से ध्यान रखिए, भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो ये जो सामने लिखे गए हैं यही मुख्य बिंदु हैं। देखो, पहला है पूरे देश में जितने संसाधन हैं अलग अलग प्रदेशों में, उनकी पहचान करके एक तालिका बना ली जाए, एक सूची बना ली जाए जिसमें लिख लिया जाए कि हमारे देश में ये संसाधन हैं और इस जगह पर ये संसाधन है। इससे क्या होगा? तो उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचों का सही इस्तेमाल करते हुए आप नियोजन का ढांचा तैयार कर सकते हो। जब आपको पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे संसाधन हैं तो आप उनके लिए एक अच्छी तरह से योजना डिजाइन कर पाओगे, एक ढांचा तैयार कर पाओगे। जैसे कि आप झारखंड में जाओगे तो खनिज मिल जाएंगे, अरुणाचल वाले प्रदेश में जाओगे तो वहां पर आपको जल के मामले में सारी उपलब्धता मिल जाएगी, राजस्थान में जाओगे तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वाले चीजों में उपलब्धता हो जाएगी। तो आपको एक सूची बना लेने से क्या है कि पूरा ढांचा, पूरी व्यवस्था पता चल जाएगी कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीजें उपलब्ध हैं, ताकि आप उसके अनुसार वहां की योजनाएं बना सको। आगे की बात है संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच फिर आप तालमेल बिठा सकते हो। फिर आप ये तय कर सकते हो कि संसाधनों का नियोजन और जो अपन विकास कर रहे हैं उस पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, दोनों में आप तालमेल बिठाकर चल सकते हो। अब बात करते हैं भारत में भूमि संसाधन के बारे में। भारत में कितने प्रतिशत जमीन पर क्या है? तो भारत में 43% जमीन पर जो है भू क्षेत्र पर मैदान है जहां पर कृषि की जाती है और उद्योग स्थापित किए हुए हैं। क्षेत्रों पर मैदान है जहां पर उद्योग स्थापित है या फिर वहां पर कृषि कार्य किया जा रहा है। और आगे देखिए लगभग 30% क्षेत्र जो है वो पर्वतों से संबंधित है, पर्वत वाले क्षेत्रों में आता है। और पर्वतों से संबंधित है तो साधारण सी बात है कि वहां से नदियां निकलती होगी या पर्यटन स्थल के लिए वो अनुकूल क्षेत्र हैं। यानी कि कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है, या मैदानी क्षेत्र में आता है तो 43%, कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत हैं तो 30%, और 27% जो भाग हैं वो पठारी क्षेत्रों में आता है जहां से खनिज, जीवाश्म ईंधन आदि चीजें वहां से काम में ली जाती है। अब पढ़ते हैं भूमि के उपयोग क्या क्या है, भूमि कहाँ कहाँ काम में आती है। तो भूमि उपयोग के बारे में कुछ बातें, जैसे पहली बात वन, ऐसी जगह जहां पर पेड़ बहुत ज्यादा आच्छादित हो, पेड़ बहुत ज्यादा उगे हो, वो जगह वन कहलाएगी। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र क्या कहलाएगा? वन कहलाएगा।
आगे और बात ध्यान रखिए, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, ऐसी भूमि जिस पर कृषि नहीं की जाती है वो क्या है, तो जैसे बंजर और कृषि अयोग्य भूमि जो है वो गैर कृषि प्रयोजन में काम में ली जाती है, हमने आगे चर्चा की भी है। उसके ऊपर आप बिल्डिंग बना दो, इमारतें बना दो, इमारतें बनाओ या बस्तियां बनाओ या उद्योग धंधे या सड़कें बनाओ या रेल लाइन बनाओ, आप किसी भी तरह से उसको काम में ले सकते हैं। एक होती है प्रतिभूमि, ऐसी भूमि जिस पर कम से कम 1 साल तक कोई खेती नहीं की गई हो उसे प्रतिभूमि कहते हैं, यानी कि वो जमीन जिस पर 1 साल तक किसी ने खेती नहीं की है, ऐसे ही पड़ी हुई है, वो है प्रतिभूमि। और एक है अन्य प्रतिभूमि, कुछ अलग प्रकार की प्रतिभूमियां भी होती है जिन पर 1 से 5 साल तक किसी प्रकार की खेती नहीं की जाती है। आगे और है एक और बात यहाँ लिखी हुई है, अन्य कृषि योग्य भूमि, यानी कि अन्य जो भूमियां हैं जो स्थायी चारागाह हैं पशुओं को चराने के लिए, या गोचर भूमि है, इसके अलावा है वृक्ष फसल तथा उपवन के अधीन जो जमीनें आती हैं वो जमीनें भी इसके अंतर ही गिनी जाती है। और अंतिम जो महत्वपूर्ण बात है वो है यहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी कि एक वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जो 1 साल में 1 से अधिक बार बोया गया हो उसे कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। आगे और बातें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार। इसमें पहली बात जो लिखी हुई है वो है कि भारत में भू उपयोग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, धरती के उपयोग को, भूमि के उपयोग को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है। तो इसमें पहली बात लिखी हुई है भू प्राकृति, भू की आकृति, जमीन की आकृति कैसी है ये चीज प्रभावित करेगी। दूसरा है मृदा कैसी है, वहां की मिट्टी कौन सी है ये प्रभावित करेगी। तीसरी बात है मानवीय कारक भी प्रभावित करेंगे, जैसे कि जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या का घनत्व कितना है, ये सारी चीजें, और टेक्नोलॉजी कितनी उपलब्ध है वहां पर, ये सारी चीजें भूमि के उपयोगों को प्रभावित करेंगे। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी फिर संसाधन उनके पास कम कम आएंगे, और अगर ज्यादा लोग हैं और जमीन कम है तो उनके पास जमीनें, ज्यादा लोग हैं और जमीन कम है तो फिर उनके पास जमीन जो है, उन संसाधन जो है वो कम ही आएंगे। आगे और देखिए भूमि निम्नीकरण के कारण कौन कौन से हैं, जमीन के खराब होने के कारण कौन कौन से हैं। भूमि निम्नीकरण के कारण यानी कि भूमि कैसे कैसे खराब हो रही है, तो पहला कारण देखिए आप खनन, दूसरा कारण है अतिचारण, तीसरा कारण है अति सिंचाई। अतिचारण मतलब ज्यादा पशुओं को आप चला रहे हो तो पशुओं के पैरों से मिट्टी उकलती है, इससे भी, और जब हवा चलती है तो सारी मिट्टी उड़ जाती है, तो इससे भी मिट्टी खराब हो रही है। खनन से आप वहां पर जमीन खोद रहे हो, जैसे खाने हैं तो उसमें जमीन को खोदा जाता है तो उससे भी जमीन खराब हो रही है। दूसरा है अति सिंचाई, आप ज्यादा पानी पिला रहे हो फसलों को, ज्यादा खेतों में पानी बहा रहे हो, इससे भी भूमि मृदा खराब होती है। और आगे है औद्योगिक प्रदूषण, फैक्ट्रियों के कारण तो खूब खराब हो रही है। और एक है वनोन्मूलन, आप पेड़ों को काटते जा रहे हो, इसके कारण भी जमीन खराब हो रही है। तो जमीन खराब होना यानी कि भूमि निम्नीकरण के कारण क्या क्या है, तो खनन है, उसके अलावा है अतिचारण, अति सिंचाई, औद्योगिक प्रदूषण, और एक आता है वनोन्मूलन। ये सारे कारण हैं भूमि निम्नीकरण के। अब बात करते हैं भूमि संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं। ये तो कारण थे, अब इनसे बचा कैसे जाए। तो पहली बात, वनों के काटने की जगह आप क्या करो, वनारोपण करो, नए नए पेड़ लगाओ। दूसरा अति पशुचारण है पहला, तो आप इसका उल्टा कर दो, पशुओं को कम चराओ, पशु के चारण पर नियंत्रण रखो। कम चराओ इसका मतलब ये नहीं कि उनको भूखे रखो, आप उनके लिए निश्चित तय जगह से चारा पानी लाकर उनको खिला सकते हैं, लेकिन इसे खुले में उनको कम चराना चाहिए। आगे है रक्षक मेखला बनाई जाए, यानी कि पेड़ों की एक लंबी कतार बनाई जाए ताकि जो बाहर से हवा आती है वो जमीन पे जो ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है हल्की हुई उसको उड़ाकर वो न ले जा पाए। एक है खनन नियंत्रण, यानी कि जो खाने जो हैं, जिससे खाने खोद कर जो जमीन को ये खोद रही है खाने, तो इन पर भी कंट्रोल किया जाए, यानी कि इनकी एक मात्रा लिमिट तय कर दी जाए। और आगे है उद्योगों के कारण प्रदूषण होता है, तो औद्योगिक जल, जो उद्योगों से जल जो निकलता है उसका भी जो निष्क्रमण है, परिष्क्रमण किया जाए और अच्छी तरीके से उसको सही जगह पर उसका डिस्पोज किया जाए। आगे अलग अलग राज्यों में भूमि निम्नीकरण के अलग अलग कारण सामने आए हैं, तो उनकी चर्चा करते हैं कि किस जगह पर भूमि के खराब होने के कारण कौन से हैं। यानी कि सब जगह कारण एक जैसे तो नहीं हो सकते, सभी जगह भूमि के खराब होने के अलग अलग कारण हैं। अब वो कौन से हैं उनको जानते हैं। तो अब देखते हैं अलग अलग राज्यों में भूमि निम्नीकरण के अलग अलग कारणों को। जैसे शुरुआत करते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ से। झारखंड और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जो जमीन खराब हो रही है, भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, उसका कारण है खनन, यानी कि खाने ज्यादा है तो उससे वो वहां का भूमि निम्नीकरण हो रहा है।
दूसरा बिंदु है यहाँ पर मध्य प्रदेश और उड़ीसा का। तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा में वन ज़्यादा काटे जा रहे हैं, वनों की अधिक कटाई के कारण भूमि खराब हो रही है, तो इनका कारण हो जाएगा वनोन्मूलन। तीसरा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अधिक पशुओं की चराई की जाती है, जिससे जमीन ज़्यादा खराब हो रही है। और चौथी बात है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर अधिक सिंचाई के कारण जमीन खराब हो रही है। तो यह अपन ने अलग अलग तरीके से पढ़ा, जैसे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में पढ़ा झारखंड और छत्तीसगढ़ में खनन, और मध्य प्रदेश उड़ीसा में वनोन्मूलन। अपन ने पढ़ा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण, और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने पढ़ा अधिक सिंचाई। तो ये कारण आप ध्यान रखिए। अधिक सिंचाई से क्या होगा, तो जलाक्रांत की समस्या आ जाएगी, जमीन के अंदर से पानी ऊपर आने लगेगा। आगे अब चलते हैं मृदा के ऊपर। मृदा संसाधन क्या है? मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो इसके बारे में बात करते हैं। मृदा एक सबसे महत्वपूर्ण और नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। अंडरलाइन कीजिए, नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा एक जीवित तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होने, मतलब 1 सेंटीमीटर के लगभग ही मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। आगे देखिए, मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। तो आपको कभी परीक्षा में विकल्प मिले कि मृदा का निर्माण किस प्रकार के तत्वों से होता है, जैव, अजैव, दोनों या दोनों नहीं तो दोनों से होता है। अगला है मृदा निर्माण। मृदा निर्माण की प्रक्रिया कैसी होती है? तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। हमने अभी चर्चा की कि लाखों वर्षों में 1 सेंटीमीटर मृदा बन पाती है, 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई जितनी मृदा बन पाती है। इसका अंदाजा जो है इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में ही लाखों वर्ष लग जाते हैं। जो मृदा का निर्माण है ये शैलों के अपघटन से होता है। शैल यानी कि पत्थर, जो बड़ी चट्टानें हैं उनके अपघटन यानी कि उनके टूटने के कारण होता है। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है? शैलों के अपघटन के कारण। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारक भी भूमिका निभाते हैं, जैसे तापमान। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तापमान ज़्यादा रहेगा, तो चट्टानें स्वाभाविक रूप से ज़्यादा गर्म रहेगी। पानी के बहाव से भी चट्टानें टूट जाती है, या पवनों के कारण भी, हवाओं के कारण भी। अब पढ़ेंगे अपन इतनी बातें पढ़ने के बाद मृदा के प्रकार के बारे में कि कौन कौन से प्रकार की मृदाएं होती है, मिट्टियां होती है। पहला पढ़ेंगे लाल और पीली मृदा, उसके बाद है जलोढ़ मृदा, फिर है काली मृदा, वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा और लेटेराइट मृदा। ये सारी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। अब एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काली मृदा के बारे में। काली मृदा का रंग कैसा होगा? स्वाभाविक बात है, काली मृदा यानी कि काला ही रंग होगा। इसको क्या क्या कहते हैं? इसको रेगूर मृदा भी कहते हैं। इसके अलावा इसे काली कपासी मृदा भी कहते हैं। और इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, यानी कि एक बार अगर इस खेत को पानी पिला दिया जाए जिसमें अगर काली मृदा है तो कई दिनों तक उसमें नमी रहती है, गीलापन रहता है। आगे क्या है? टिटेनीफेरस और मैग्नेटाइट तथा जीवाश्म इसमें रहते हैं। कोई तत्व हैं टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म इस मृदा के अंदर रहते हैं। और बेसाल्ट चट्टानें जब टूटती है, फूटती है, तो उसके कारण काली मृदा का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिए। काली मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने के कारण काली मृदा का निर्माण होता है। आगे आयरन यानी कि लोहा, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम इसमें बहुलता से पाए जाते हैं। देखिए यहाँ सारी चीजें पा रही है, आयरन, मैग्नीशियम, चूना और एल्यूमिनियम, इनके कारण ये ज़्यादा है, ये चीज़ें उसमें ज़्यादा पाई जा रही है। लेकिन अगर केवल लोहा ज़्यादा पाया जाता तो फिर इसका कलर काला ना रहकर इसका कलर हो जाता लाल, क्योंकि लोहे की अधिकता से रंग हो जाता है लाल। आगे देखिए, कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है। महाराष्ट्र हुआ, सौराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, अपना मालवा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इस वाले जो क्षेत्र में ये मृदा बहुत पाई जाती है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। आगे प्रश्न भी है कि किन 3 राज्यों में काली मृदा ज़्यादा पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में। आगे देखिए कुछ और बातें इसके बारे में। काली मृदा बहुत महीन कणों की होती है, अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। गीली हो जाने पर ये जो मिट्टी है ये चिपचिपी हो जाती है। इस पर ज़्यादा गीली हो जाए तो फिर आप आसानी से इसको जोत नहीं सकते हैं और
इसलिए तो इसकी जुताई जो है वो मानसून की पहली बारिश के साथ ही कर दी जाती है। तो इतनी बातें काली मृदा के बारे में आपको ध्यान रही होंगी। इसका रंग है काला, इसको रेगूर कहते हैं, कपास की खेती के लिए अच्छी है। अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मालवा, सौराष्ट्र में ये पाई जाती है और इसमें आयरन, जो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, चूना ऐसे तत्व पाए जाते हैं। अब बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से ये बनती है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रही होगी। अब चलते हैं जलोढ़ मृदा पर, जो देश के 45% क्षेत्रफल पर फैली हुई है। जलोढ़ मृदा जो नदियों के आसपास पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी है, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। इसके दो भाग, खादर बांगर की भी चर्चा करेंगे। तो क्या बातें ध्यान रखनी है जलोढ़ के बारे में? इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, पोटास ज़्यादा होता है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के तंत्र द्वारा ये विकसित हुई है। इन नदियों के बीच बीच वाले क्षेत्रों में ये विकसित हुई हैं। तो आगे ध्यान रखिए, रेत, सिल्ट और मृत्तिकाओं के विभिन्न अनुपात में ये पाई जाती है और आयु के आधार पर ये नई और पुरानी दो भागों में बांट दी गई है। यानी कि नई वाली जो जलोढ़ मृदा है उसे खादर कहेंगे और पुराने वाली जो जलोढ़ मृदा है उसे बांगर कहेंगे। एक और बात ध्यान रखिए, गन्ना, गेहूँ और चावल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है। जैसे कपास के लिए कौन सी है? तो काली मृदा है। ऐसे ही चावल, गेहूं, गन्ना के लिए कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। आगे और ध्यान रखिए, जो खादर और बांगर है इनमें अंतर करना हो तो खादर जो है वो नई मिट्टी है, बांगर पुरानी मिट्टी है। खादर वाली भूमि नदियों के पास पाई जाती है, बांगर वाली भूमि नदियों से दूर पाई जाती है। खादर वाली भूमि जो है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है। खादर और बांगर दोनों में भी तुलना करें तो खादर वाली ज़्यादा उपजाऊ है, जबकि ये दोनों किसके भाग है? जलोढ़ के। तो इनमें भी खादर वाली ज़्यादा उपजाऊ है। एक और बात ध्यान रखिए, खादर वाली जो है भूमि है, मृदा जो है, खादर मृदा, वो ज़्यादा बारीक होती है और ये नवीकरणीय योग्य है, क्योंकि ये नदी के पास पाई जाती है। तो हर साल नदी का पानी बेकर आता है और नई नई मिट्टी वहाँ जमा करता है। जबकि बांगर जो है वो नदी से दूर रहती है, तो वहाँ जो नदी नई मिट्टी लाती है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो इतनी बात आप ध्यान रखिए। अब चलते हैं लाल और पीली मृदा पर। अपन ने आगे पढ़ा, लौह तत्व की अधिकता के कारण इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल होता है। कौन सी? लाल और पीली मिट्टी का। क्यों? क्योंकि इसमें लोहा ज़्यादा पाया जाता है। कहीं कहीं पर ये पीली भी होती है। आगे बात करिए, ये है अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है और चूने के इस्तेमाल करके, चूना इसमें ज़्यादा आप चूने का उपयोग करोगे तो इस मिट्टी को काम में लेने के लायक आप इसको बना सकते हैं। और बातें हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, गारो और खासी जयंती की पहाड़ियों में भी ये मृदा पाई जाती है। तो ये दो क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण मृदा के बारे में, लेटेराइट मृदा के बारे में। लेटेराइट जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना हुआ है। कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के। कौन से शब्द से? लेटर शब्द से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? ईंट। तो लेटेराइट का अर्थ हो गया, लेटेराइट जो मृदा है लेटर शब्द से बनी और इसका अर्थ हो गया ईंट। आगे है, यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। तो अब प्रश्न पूछे परीक्षा में कि कौन सी मृदा भारी वर्षा के कारण निक्षालन का परिणाम है। निक्षालन क्या है? निक्षालन का मतलब ध्यान रखिए कि कमजोरी, यानी कि निक्षालन का परिणाम है, यानी कि किसी कमजोरी का परिणाम है। ये क्या बात हुई? ये तो थोड़ी बात अजीब लग रही है। तो नीचे ही इसका उत्तर मैंने दिया है, क्योंकि मुझे पता था कि ये शब्द थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो इस शब्द को समझते हैं। शब्द को इस प्रकार समझिए, नोट में लिखा है, जब अत्यधिक वर्षा या सिंचाई के कारण फसल की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व चाहिए वो जल में घुलकर बह जाते हैं, पौधों में उन तत्वों की कमी आ जाती है, तो इस प्रक्रिया को निक्षालन कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, खेत में आप आवश्यकता से अधिक पानी पिला रहे हैं, आप खेत में आवश्यकता से अधिक पानी पिला रहे हैं या आवश्यकता से अधिक बारिश हो रही है, तो उस जमीन में जो मिट्टी है वो मृदा, उसमें जो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो पौधे को शक्ति प्रदान करते हैं वो सारे तत्व उस पानी के साथ बह जाते हैं। उस पौधे के या उस मिट्टी के जो आवश्यक तत्व हैं उनका पानी के साथ बह जाना निक्षालन कहलाता है। और जब सारे तत्व बह जाते हैं और जो मिट्टी बचती है वो होती है लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा में अपन अनुमान लगा सकते हैं कि सारे तत्व तो बह गए, तो पोषक तत्वों की इसमें कमी पाई जाती है और ये अम्लीय प्रकृति की रहती है। और इसके यहाँ जो पौधे उगते हैं फिर उनमें भी पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, क्योंकि मृदा में पोषक तत्व नहीं है तो फिर पौधे में कहाँ से आएंगे। और बातें ध्यान रखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल वाले क्षेत्र में लेटेराइट मृदा जो है इसके अंदर काजू उगाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कौन सी मृदा
काजू उत्पादन के लिए अच्छी है। तो लेटेराइट मृदा, इसमें लेटर शब्द का अर्थ क्या है? ईंट है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो और क्या बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है? और बातें हैं, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये विकसित होती है। भारी वर्षा के कारण जब निक्षालन होता है, निक्षालन यानी कि आवश्यक तत्व जब बह जाते हैं उसे कहते हैं निक्षालन, तो उस निक्षालन के कारण ये मृदा बनती है। और इसमें चाय और काजू अच्छे से आप उगा सकते हैं। और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अब चलते हैं मरुस्थलीय मृदा पर। मरुस्थलीय मृदा जो है, इसका रंग जो है वो लाल और भूरा होता है। रेतीले और लवणीय ये होती है। लवणीय यानी कि ये खारी खारी होती है। आगे है शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण इसमें जल वाष्पन की दर भी ज़्यादा होती है और इसमें ह्यूमस पदार्थों की कमी पाई जाती है। अगर आप इसमें अच्छे से सिंचाई करो मरुस्थलीय मृदा में, तो आप यहाँ से अच्छा उत्पादन ले सकते हो, अच्छी फसलें आप यहाँ से उगा सकते हो। वैसे मरुस्थल में जो ये मिट्टी है, इसमें सारे तत्वों की कमी पाई जाती है, तो उतनी अच्छी ये मिट्टी नहीं है। आगे बात करते हैं दक्कन ट्रेप की। तो भारत का जो पठारी क्षेत्र है उसमें काली मृदा वाला जो क्षेत्र है उसको कहते हैं दक्कन ट्रेप, और वहाँ पर ये मृदा पाई जाती है उस दक्कन ट्रेप में। और इसका निर्माण जो है वो लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है और कपास की खेती के लिए अच्छी है, क्योंकि काली है तो ये कपास के लिए स्वाभाविक रूप से अच्छी है। और आगे बात करें वन मृदा की, तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, वनों में पाई जाती है। ध्यान रख सकते हो, वन कहाँ होते हैं? पर्वतों के आसपास ज़्यादा होते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका जो गठन है वो पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलता रहता है। तो कौन सी मृदा का गठन पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलता रहता है? तो वो है वन मृदा। आगे है नदी घाटियों में मृदा दोमट और सिल्टर होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अब अंतिम बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं मृदा अपर्दन के बारे में। क्या है ये? तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। मिट्टी का टूटकर बह जाना क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मृदा अपर्दन क्या है? मिट्टी का टूटकर बह जाना मृदा अपर्दन है। अब इसके क्या क्या कारण है? अपन ने पहले भी चर्चा करी है, भूमि निम्नीकरण में वही कारण यहाँ भी आएंगे, जैसे वनोन्मूलन, वनों को ज़्यादा काटना जिसके कारण मिट्टी खराब होगी। अति पशुचारण, अभी चर्चा करें, क्योंकि पशुओं के पैर से मिट्टी उखलेगी और फिर वो उड़ जाएगी। फिर निर्माण, आप नई नई बिल्डिंगें बना रहे हो तो आप जगह को वहाँ से मिट्टी को थोड़ी बहुत वहाँ से उड़ेगी। आगे है खनन की प्रक्रिया, खानों के माध्यम से भी जब आप भूमि को खोदते हो तो मिट्टियाँ खराब होती है। प्राकृतिक तत्व जैसे कि पवन हुआ, हवा के कारण, हिम नदी के कारण, बर्फ के कारण या जल के कारण भी ये खराब होती है। आगे आप गलत तरीके से खेती करोगे, अनावश्यक रूप से उसमें जुताई करोगे तो इससे भी मिट्टियाँ खराब होती है, मृदा खराब होती है और वो उड़ जाती है, उसका अपर्दन होता है। तो कई सारे इसमें कारण हैं। अब मृदा अपर्दन से संबंधित और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे जब बहता हुआ जल मृदा को काटते हुए आगे चलता है तो नालियाँ बनाता है, रही है, उसको कहते हैं अवनालिका। अपने वाले क्षेत्र में यानी कि भानपुरा भवानी मंडी क्षेत्र में इस चीज़ को इसके लिए एक शब्द आता है, वो शब्द है खल्ला बनाना। यानी कि जब पानी तेज़ी से बहता है तो वो ज़मीन में नालियाँ बनाते हुए आगे चलता है, तो इसको भूगोल की भाषा में अवनालिका कहते हैं। वो जो गड्ढा बनता है उसे अवनालिका कहते हैं। चंबल वाले क्षेत्र में इसको गड्ढ कहते हैं। और इस प्रकार की जो ज़मीन जहाँ बन जाती है, जिस ज़मीन पर नालियाँ बन जाए पानी के बहाव के कारण, उस वाली ज़मीन को कहते हैं उत्खात भूमि। तो तीन शब्द आए यहाँ पर। जब पानी तेज गति से बहता है तो वह नालियाँ बनाते हुए आगे चलता है, तो वो जो नालियाँ हैं वो अवनालिकाएँ कहलाती है। इसको, इन नालियों को चंबल वाले क्षेत्र में गड्ढ कहा जाता है, गड्ढे कहा जाता है। और इसी को, इस प्रकार की जो ज़मीन बनती है उस ज़मीन को उत्खात भूमि कहते हैं। तो ये तीन बातें आपके समझ में आई होगी। आगे थोड़ी और बातें कर लेते हैं। थोड़ी और बात है, जैसे समोच्च खेती क्या है या समोच्च जुताई क्या है। तो ढाल वाली जो भूमि होती है, पर्वतीय जो क्षेत्रों की भूमि होती है, अगर आप उसमें सीधे तरीके से जुताई करोगे, कोई चीज़ बोओगे तो पानी भी ऊपर से नीचे की ओर आता है और सारे बीज को बहाकर ले जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि उस पर्वत के आड़ी जो लाइनें हैं उन लाइनों को उसमें जोता जाता है और उसमें ही बीज बोए जाते हैं ताकि पानी का बहाव कम हो जाए। तो इसके लिए जो परिभाषा सामने रखने का प्रयास किया है वो है, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर, जो समोच्च आड़ी रेखाएं हैं उनके समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल के बहाव की गति कम हो जाती है, क्योंकि पानी ऊपर से बहकर आएगा, फिर पहले वाले ढाल पर रुकेगा, फिर दूसरे वाले, फिर तीसरे वाले, तो इससे जो वो अपने साथ बीज बहाकर ला रहा है वो वहीं रह जाएंगे।
तो इसे कहते हैं समोच्च जुताई। एक और है, इस प्रकार की जो खेती है ये हिमालयी क्षेत्रों में की जाती है। आगे एक और चीज़ ध्यान रखिए, पट्टी कृषि क्या है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है और फसल के बीच में घास बोई जाती है। घास बोई जाती है ताकि यह पवनों द्वारा जनित जो बल है, हवाएं जो तेज गति से बहती है, उनकी गति को ये कम कर सके। इसे कहते हैं पट्टी कृषि। यानी कि कोई फसल बो दी और उस फसल के बीच बीच में वो घास भी बोते हैं ताकि जो हवाएं चलें वो हवाएं उस घास पर ही रुक जाएं, फसल के नुकसान न पहुंचे। और पेड़ों की जो एक लंबी कतार जो लगाई जाती है उसे पेड़ों की रक्षक मेखला कहते हैं। एक लंबी कतार में, एक लंबी लाइन में पेड़ों को जब उगाया जाता है तो उसे रक्षक मेखला कहते हैं। अब एक और बात सुनिए, मृदा अपरदन का समाधान क्या है। तो पहला समाधान है आप समोच्च खेती कीजिए, अब ये अपन ने चर्चा करी। दूसरा है आप सीढ़ीदार खेती कीजिए, वही समोच्च खेती के प्रकार में। बड़े खेतों को पट्टियों में बांट दें और बीच में घास की पट्टी, अभी चर्चा करी। और खेत के चारों तरफ पेड़ लगा दें, यानी कि रक्षक मेखला, इसकी भी बात अपन ने कर ली है। और जो पशु ज़्यादा चरा रहे हैं वो उन पशुओं पर नियंत्रण रखें, उनके पशुचारण पर। एक प्रश्न अपनी किताब के अंत में दिया गया है, वो है सुखो माजरी गांव और झाबुआ जिले में इन्होंने भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया को पलट कर दिखाया है। इन्होंने बताया है कि भूमि जो निम्नीकरण हो रहा है उसको रोका जा सकता है और उसको पलट कर बताया है। सुखो माजरी गांव और झाबुआ जिला, ये आप ध्यान रखिए। सुखो माजरी में वृक्षों का जो घनत्व है ये 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो 1992 में बढ़कर कितना हो गया, 272 प्रति हेक्टेयर। ये दो बातें भी आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब जल्दी से चर्चा कर लेते हैं इस पाठ से बनने वाले वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में जो किताब के पीछे दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसको, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो विकल्प जो यहाँ डी वाला है, अनवीकरणीय योग्य, ये इसका सही उत्तर होगा। दूसरा है, ज्वरीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो यह पुनः पूर्ति योग्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है। तो पंजाब के बारे में हमने पढ़ा था, गहन जो खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन और अति पशुचारण में से यहाँ हो जाएगा अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी की खेती की जाती है। हिमालय वाले क्षेत्र में, यानी कि यहाँ आ जाएगा उत्तराखंड। अगला और अंतिम प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड वाला क्षेत्र भी है यहाँ पर, और गुजरात वाला भी है, राजस्थान वाला भी है और जम्मू कश्मीर वाला भी है। तो इसका उत्तर तो आपको बताना है, अब मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये हमने इसमें अध्याय जो 1 था उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया है। आपको ये कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देकर बताइए कि कैसा लगा। अगर ये आपको अच्छा और रुचिकर लगा हो तो फिर इसके बाद हम अध्याय 2 के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें तो 100 में से 100 लाने हैं। धन्यवाद।